सर देखो कई बार क्या कि टॉपिक क्या रहा है आपके लिए क्लास के अंदर थोड़ा सा आजकल क्या अलग से डिस्कशन करने में थोड़ा तो अंकित टॉपिक क्या रहा है, लाइब्रेरी में हो क्या? नहीं सर, किस बात पे? ये पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया इसका समर्थन करते, खंडन करते, ये क्या कहते हैं? हाँ या ना में जवाब बन देगा। मैं आपके 2 लाइन के विचार जानना चाहता हूँ। सर बदले में कुछ तो किया जाना चाहिए था, ऐसे तो गलत था। बदले में कुछ तो किया जाना चाहिए। अच्छा, और आप क्या कुछ नहीं कहना चाहती है सर, साइलेंट। हिमांशु जी आपके कोई विचार है क्या इस संदर्भ में? सर ठीक ही था। एक बात तो इनका टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी इन्होंने बॉर्डर पे डेवलप करा है वो गिराना और गिराने का मतलब इनको समझाना कि भाई घुस के गिरा सकते हैं बहुत इजीली, ये जरूरी था सर, है ना? आप ये मान के चलो, अब ये चेहरा नहीं है, ये भारत का नक्शा है, इसके अंदर ये आपका अपना कश्मीर आ रहा है, ठीक है? आप इसको ऐसे बोलोगे, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, ये पीओके क्षेत्र है, ये चाइना ऑक्युपाइड क्षेत्र है और ये पीओके है। हमको लगता है पूरा कश्मीर हमारा है। आज की तारीख में बच्चों को पढ़ाया जाता है ना ये चीज कि भाई ये पूरा भारत का नक्शा बनेगा तो ये पूरा बनेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी, यहाँ तक ये जो मैंने जम्मू यहाँ पर है, जम्मू आप जो सोचते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर मान लीजिए बस यहाँ पर, या जम्मू कटरा हम वैष्णो देवी की यात्रा करके आते हैं, अरे ऊपर तो आप गए नहीं। और ये जो जितने भी इधर बताए थे, ये अटैक यहाँ पे किया गया है, पूरा अटैक। ऐसा नहीं यहाँ पे वो या पाकिस्तान में घुस गए, इन्होंने अपनी कहां पर अटैक किया है? पीओके में। आपको लगता है पाकिस्तान चढ़ गए? पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ अभी। ये पाक अधिकृत वो भारत का पाक अधिकृत क्षेत्र है, इनडायरेक्टली वो भारत में ही है। अगर आप बहुत बड़े, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ की सीमा का पार नहीं कर सकता वो, आपको लगता है ऐसे ही कर देगा? बहुत हिम्मत चाहिए है वो। मेरी बात समझ में आ रही है? काफी लोगों लगता है पाकिस्तान पे अटैक किया, सॉरी पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया, वो भारत में ही अटैक है। पर कहां पर है? भारत की से वो सरजमीन जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है। मेरी बात समझ में आ रही है? पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया उन्होंने। यहाँ की जो बेस है, बेस मतलब यहाँ पर जो खुफिया जो आतंकवादी जो ठिकाने, उनको नास्ता नबूद किया है, ठीक है? तो पाकिस्तान पे अटैक नहीं हुआ है, ये नहीं समझे? उसके हमारे भारत पे हुआ है, पर अधिकृत उनका है, तो ऑब्वियसली निवासी भी उनके ही है। इनको पाकिस्तान से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ना, ये पूरा इलाका आर्मी इलाका है। यहाँ पर रेसिडेंस तो रह रहा है, चलो रहने के लिए भी होना चाहिए रेसिडेंसी, पर कहीं ना कहीं उन्हीं के बच्चे ही टेररिस्ट आर्मी में और इनमें जा रहे हैं जो यहाँ पर है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो हमला है, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं है, ये उनकी आर्मी के ऊपर हमला है। कई लोग लग रहे हैं पाकिस्तान मर रहे हैं, नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो हमारे क्षेत्र में ही, जैसे कोई अतिक्रमी हमारे घर में आ जाता है ना, तो हम उसे धकेलने के लिए पत्थर मार रहे हैं, अपने खेत से बाहर खड़े होंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, उनके लग भी जाए तो कोई आपत्ति नहीं, विधि उसको। तो यहाँ पर ये कार्य भारत सरकार ये कर रही है, इसने कभी भी भारत की सीमा से बाहर जाके, और इसने क्या नहीं किया है? अटैक नहीं किया है। आपको लगता है पाकिस्तान में अटैक? सॉरी पाकिस्तान। और जहां तक बात आई मुद्दे की कि क्या हमें उससे बदला लेना चाहिए, क्या हमें उसे वार कर देना चाहिए, तो बेटा ये है राजनीतिक प्रश्न। समझ में आ गया? इसे कभी भी भावनाओं में लेके नहीं किया जाता है। आपको मालूम नहीं है कि जो आर्थिक भार, भारत कभी भी युद्ध के लिए तैयार था नहीं। आपको लगता है केवल सेना होने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर क्रूड ऑयल, यहाँ पर जो सारी संपदा, अमेरिका ने क्यों बयान दिया?
कि हम भारत का साथ देते हैं अगर वो युद्ध कर देता है कल की तारीख में, नष्ट कर दो उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे वो तो चाहते ही है कि हम युद्ध करें और आपस में क्या है, हम तो वैसे ही बेरोजगारी की संख्या में बहुत आगे चल रहे हैं, हमारे संसाधन वैसे ही बहुत है, हम एक डेवलप देश की तरफ बढ़ रहे हैं, युद्ध में झुक गए। मैं सही कह रहा हूँ बेटा, युद्ध किसी भी चीज का हल नहीं होता है। युद्ध में चले गए तो युद्ध स्टार्ट तो आसानी से हो जाता है, खत्म की सीमा नहीं है। यूक्रेन और अभी रूस का विवाद चल ही रहा है, सबको लगा 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। छोटा सा देश है यूक्रेन, रशिया इतनी बड़ी, हमसे तो पावरफुल है, मानते तो है ना, अभी तक डिफीट नहीं कर पा रहा है। तो युद्ध कभी खत्म नहीं होता। और ये जो आपने हाथ मिला रहे ना, भी रशिया ने बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं, अमेरिका भी ने बोला, ये बेटा अगर इतिहास पढ़े ना तो ये उसी अमेरिका क्या करेगी, अब महंगे महंगे दामों में उसको हथियार सप्लाई करेगी। बिजनेस किसका बढ़ेगा? आप सोचते भारत को एक किसी को मार कर, हम विधि पढ़ रहे हैं बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें उसे सबक सिखाना चाहिए, हमारी कूटनीतियों से भी करना चाहिए, पर एक दो ऐसे स्ट्राइक कर देना चाहिए, पर युद्ध नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ युद्ध को टालना चाहिए। कृष्ण ने भी युद्ध की नरसंहार देखा था तो युद्ध को टालने का प्रयास किया, वो टाल ही नहीं रहे। पाकिस्तान में आके हो क्या के भी ये बार बोला कि ये मैंने किया है, मेरे को मारो। ये वहां के अलकायदा, वहां के जो वो ऐसे संगठन है, वो जवाब नहीं लेते, वो तो पीछे होके भड़का रहे। कहीं ना कहीं उन जनरल्स का अमेरिका के साथ में, आर्म्स डीलर के साथ में अधिकार वो चल रहा है डीलिंग कि हम, मैं तो क्या मर जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्या है देश क्या है, पाकिस्तान का नाम हो, पाकिस्तान का नाम हो, पर सामने आके एक बार भी नहीं बोल रहा ये अटैक हमने किया। पाकिस्तान ने भी जवाब दे लिए क्या? नहीं लिया। उनके जो ठिकाने वो राजनीति में, तो भारत एकदम पाकिस्तान पे अटैक है इस बिहाफ पर नहीं कर सकता। ये समझ में आ रही है? ये है। और अगर आप खुश हो जाते हो तो खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है अगर सरकार ने ये काम किया है। ये समझ में आ रही है? खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर एक सिनेरियो में देखिए, आप वकील है, अगर आपको कोई बता रहा है ना कुछ, बेटा मैं ये नहीं कह रहा, मेरे पापा पुलिस में है, वो एक ही बात बोलते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे सारा चीज देख के निर्णय करना चाहिए। आप क्या बता देता वही निर्णय कर ले। 3 से 4 हजार आदमियों के लिए एक नॉर्मल सिंगल एक आदमी ऐसा नहीं आया जी सर मैं यहाँ की रक्षा करता हूँ, हमें होमगार्ड, यहाँ पर शादी होती है 300-400 आदमी जुड़ते हैं, वहां पर होमगार्ड की जरूरत बन जाती है। 5 से अधिक आदमी व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वहां पर भी सरकार को जवाबदेही बनती है कि आपने व्यवस्था क्यों नहीं बनाई। यहाँ विरुद्ध जहाँ पर जमाव हो रहा है, आपने व्यवस्था बनाई है, आप वहां पर जाइए, चेक करिए क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, और अगर अनलॉफुल तरीके से इकट्ठा हो रहे तो खदेड़िए। जब आपको मालूम है, और एक ही जगह कश्मीर इतना सेंसिटिव एरिया है और आप उधर एकदम बिल्कुल ढीला पवित्र कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो आखिरकार क्या कारण है बेटा? ये राजनीति है, हम कुछ भी नहीं समझ सकते। जहां से हमारी सोच स्टार्ट होती है इनकी खत्म हो जाती है, नहीं समझे? यानी हमारी खत्म होती है, इनकी शुरुआत होती है। इनको ये नहीं, हमको ये नहीं पता कि ये काम क्यों हो रहा है। बहुत बड़े बड़े राजनीतिक स्वार्थ निकाले जाते हैं, और ये बहुत टॉप सीक्रेट बात होती है। आपको भी, जनरल को भी शायद पता नहीं हो ये बात। ये इतने बंद चैम्बर में बातें की जाती है कि ये होगा और ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये आज से नहीं, हजारों साल से राजनीतिकरण चल रहा है। तो आप ये देखिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ओपिनियन दीजिए, पर स्पष्ट ओपिनियन नहीं दीजिए। हमेशा क्या है, एक शक की मद्देनजर में ओपिनियन दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार के इस कार्य का मैं विरोध कर रहा हूँ, मैं समर्थन भी करता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब कोई आदमी मेरे घर में घुस जाए तो मुझे राइट टू डिफेंस दे रखा है, और मुझे उसे सबक सिखाने का भी राइट दे रखा है, मुझे करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ पे कूदो, अभी बहुत अच्छा इलाका है। भारत सरकार को अपने पूरे जो पीओ की क्षेत्र है ना, कूद जाना चाहिए। ये तो मेरा ही क्षेत्र है, सारी सिविल वॉर क्या कर देनी चाहिए, यहाँ कर दिए। पर पाकिस्तान, सॉरी, यहाँ पे किया तो सर, क्योंकि एक जनरल का ये डिफेंस आया कि अब यही मौका है कि आप अपने क्षेत्र को वापस ले लीजिए, यही मौका है। और आप देखना, जब ये फ्रंट की लड़ाई होगी ना, इस फ्रंट की, तो चाइना भी कूदेगा इसके अंदर। आपको क्या लगता है चाइना नहीं आएगा? चाइना भी कूदेगा इसके अंदर, लड़ाई के अंदर। तो आपको अपने क्षेत्र को, इस क्षेत्र को लेने का प्रयास करना चाहिए। हो सके ये क्षेत्र छूट जाए, क्योंकि एकदम जीता नहीं जाती है, पर आप अधिकृत क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए पूरा युद्ध जो भी संसाधन लगा सकते हो। तो पाकिस्तान पे अटैक आप, और वो वहां का जो यूएनओ है,
वो भी नहीं कहेगा इस बात के लिए, क्योंकि ज्यादातर गतिविधियां कहां हो रही है? आपको लगा होगा हमारा इधर है, नहीं, अभी बहुत आधा जम्मू कश्मीर, आधा कश्मीर हमारा इनके अंडर में है, इतना %। तो अभी बहुत अच्छा मौका है इस पीओके को लेना, ना कि पाकिस्तान पे अटैक करने की बात। हाँ, जो अड्डे बने हुए हैं, जो पाक अधिकृत क्षेत्र है, ठीक है, जो हमारा क्षेत्र है, उस पर उन्होंने क्या एयर स्ट्राइक किया। सारी बात समझ में आपको? और बेटा ये नदी वदी को रोकना इट नॉट ए सिंपल वे। पानी होता है, पानी कहीं तो डाइवर्ट करना पड़ेगा, कोई पी थोड़ी जाएगा, जमीन थोड़ा पी जाएगी। हाँ, सुखा के मारो, गेट खोल के दिमाग में। तो मैं हमेशा कहता हूँ बेटा, ये हमारी क्या थोड़ी सी मेंटलिटी हो जाती है कि हमें शांति बनाए रखना चाहिए। नहीं, जहाँ शांति है वहाँ शांति है। कूटनीतिक रूप से आर्थिक संसाधनों पर रोक लगा के, नहीं समझे, जैसे अभी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि जितने भी पाकिस्तानी जो है उनको निकालो, ये कदम कहना चाहिए। ये वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि इतने सालों से बहुत सारे भारत, राजस्थान में कम से कम 10,000 लोग की तरफ था, तो हर राज्य में कम से कम कितने लोग होंगे, उनका राशन कार्ड, आधार कार्ड, एक लड़का तो क्या है वो भी बन गया था, गवर्नमेंट जॉब में भी लग गया था, एक लड़का तो गवर्नमेंट जॉब में भी लग गया था, उसको आधार कार्ड सब प्रोवाइड कर दिया। तो ये चीजों पे देखो, हमें बेसिक चीजों पे क्या ध्यान देना चाहिए, एकदम वॉर पे नहीं घुस जाना चाहिए। आर्थिक उस पर रोक लगाओ, आर्थिक रूप से तोड़ो। जैसे सीतारमण अभी थोड़े दिन पहले गई है, क्या गई है, यूएन में गई है कि उसको आप जो बजट देते हो ना वो बजट खत्म करो। तो इस तरह से घेराव होता है, लड़ाई के स्तर में नहीं। युद्ध जो होता है ना बेटा, कूटनीति से भी जीता जाता है, ना कि रण क्षेत्र में जीता है। तो हमारी सरकार कर रही है, अच्छी बात है। हमारी इससे पहले वाली सरकार भी करती थी, पर वो लिबरल पार्टी की तरह करती थी। ये समझ में आ गया? वो इतना एग्रेसिवली नहीं करती थी। इसे ही मालूम है कि मैं एग्रेसिव ज्यादा तो नहीं हो सकता, परंतु मैं इस मुद्दों पे स्टैंड तो कर सकता हूँ। ये सरकार स्टैंड करती है, ये समझ में आ रही है? वो करना भी चाहिए। मेरे को लगता है कि ये बहुत मुद्दा, ये एक तरह से नासूर बन गया है। कुछ जो हो जाता है ना कि एक चोट लग जाती है, या फिर उंगली में चोट लगी, अब डेली क्या है खून निकल रहा है, या फिर जड़ से हटा दो या फिर ठीक करवा लो, ऑपरेशन करवा लो। अब डेली उसके ऊपर पट्टी बांधने से और फिर बाद में उससे काम ही चलता है। ये चोट हमेशा बरकरार रहेगी। और याद रखना बेटा, अगर कोई चोट लग जाती है ना, तो अंदरूनी वो पूरे शरीर में भी फैल सकती है, और ये फैल ही रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और आज कल की तारीख में हम आतंकवादी पढ़ लेंगे, ठीक है, 113। चलो तो बेटा, ये अच्छा ओपिनियन है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने ओपिनियन एज मैंने क्या कहा था आज की क्लास में, एडवोकेट वो है जो आई टू आई कांटेक्ट करके बात करे। समझ में आ गया? आपको अपने विचार रखने, किसी से शर्माना नहीं है, नहीं समझे? जो भी आपके हुआ है, व्यूज आए, उनको बोलो। भले ही मैं आपसे बात से सहमत ना हूं, पर सम्मान करूंगा। ये थ्योरी अपनाओ बेटा। आप हमेशा विरोध करने लग जाते हो, उसको नीचा गिराने लग जाते हो, ये कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। वॉल्टेयर एक बहुत बड़े लेखक है, जो दैनिक भास्कर की सबसे ऊपर वाली उस लाइन में यही अर्थ लिखा हुआ है कि भले ही मैं आपकी बात से सहमत ना हूं, पर क्या करूंगा, सम्मान। तो दूसरों से बात करो तो जरूर थोड़ा सहमत हो जाओ कि हाँ भाई ठीक कह रहा है, पर विरोधी भी हो सकते हैं, पर एक उसका क्या है, सम्मान करना चाहिए। आदमी को वाक और अभिव्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता। तो जैसे तुम्हें स्वतंत्रता है, वैसे ही उसको भी स्वतंत्रता है, ठीक है। तो किसी से कोई नाराज हो जाए ना, वो बात बोले तो सम्मान करो उसकी बात का। नहीं सहमत ना हो उसकी बात से कि भाई तेरा विचार अलग है, मेरा विचार अलग है, लड़ने मत जाना, नॉर्मल आदमी लड़ता है, ठीक है। आइए आज हम चलते हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर। हाँ, ये बात जरूरी है कि ये जो मुद्दा हुआ है, ये जो अभी अटैक हुआ है पहलगांव का, इसने वफ का मामला थोड़ा दबा दिया, पर हम नहीं दबाएंगे, हम इसे कंटिन्यू करेंगे मुस्लिम लॉ के अंदर। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो वफ अधिनियम पढ़ेंगे। वफ अधिनियम नहीं, वफ के बारे में पढ़ेंगे कि वफ होता क्या है। मुस्लिम कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वफ, ठीक है। तो वफ क्या होता है बेटा, देखिए, वफ का मतलब है रोकना, निरोध करना या प्रतिबंधित करना। मैं जो पहले जो समझा रहा हूं, पहले वो समझे आप, ठीक है। वफ का क्या अर्थ है कि किसी को रोकना, प्रतिबंधित करना कि वो कार्य अब आगे नहीं करेगा। जी समझ में आ गया? या निरोध, जब एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वफ कर देता है, जी समझ में आ गया, तो उसे सारे के सारे अधिकार रुक जाते हैं और वो प्रॉपर्टी भी रुक जाती है।
वो अब अन्य जगह ट्रांसफर, निरोध आ गया, समझ में आ गया। जब किसी संपत्ति को, अब संपत्ति कुछ भी वक्फ की जा सकती है, जरूरी नहीं है चल हो, अचल भी हो सकती है। तो जब किसी संपत्ति का आप वक्फ कर देते हैं तो इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है कि अब तेरे अधिकार क्या हो गए, खत्म हो गए, और ये जो प्रॉपर्टी है ये एज इट इज ही रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए स्मृति काल तक रहेगी, कंटिन्यू भविष्य तक बनी रहेगी। अब इसका ना कोई खरीद सकता है ना ही कोई बेच सकता है, ये रोक लग गया। ये समझ में आ गया। तो वक्फ क्या होता है, रोकना, प्रॉपर्टी को प्रतिबंधित कर देना, ताकि आगे वो उसका ट्रांसफर ना कर सके किसी भी दशा से, ना बंधक कर सके, ना पट्टा कर सके, ना वसीयत कर सके, ना कर। और यहाँ पर जो स्वामी, जो व्यक्ति, इसे वाकिफ कहते हैं, क्या कहते हैं, वाकिफ, जो वक्फ करने वाला होता है, उसको भी जैसे एक बार वक्फ कर दिया, अब इसके अधिकार भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। चीज समझ में आ गया। अब ये वक्फ कर क्यों रहा है भाई, उस प्रॉपर्टी को क्यों होल्ड आउट कर रखा है, क्यों उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये वक्फ होता है खुदा के लिए। किसके लिए होता है बेटा, खुदा के लिए किया जाता है, परमेश्वर के लिए किया जाता है। हमारे भी मंदिर के आसपास में बहुत ज्यादा जमीन है, और कल परसों तो अखबार में आई है, आपने देखा कलेक्टर साहब ने और आरएस साहब ने उसको बेच खाए। 14 बीघा जमीन को 30 करोड़ में ही निकाल दिया, नहीं 7 करोड़ में निकाल दिया। एक्चुअली वैल्यू कितनी है, 30 करोड़ की। बेटा राजनीतिकरण ये हो रहा है, तो आप छोड़ो इस बात को। हमारे ये पड़ोस में, मेरे घर के बाजू में, अगर आप आए हैं मेरे घर के बाजू में, रिद्धि सिद्धि और हमारी कॉलोनी के बीच में खेत पड़ता है, वो मंदिर का खेत है। उसको ना कभी बेचा जाएगा, ना कोई खरीद सकता है। बस ये है कि उसमें जो आमदनी है उसको मंदिर के, उसके विकास कार्यों में लगाई जाएगी। सेम इसी प्रकार से अगर कोई राजा महाराजा देते थे किसी टाइम पे, ये जमीन क्या है, ये केशवराय पाटन जो मंदिर है ना, इसके लिए जो भी इसकी इनकम होगी वो केशवराय पाटन के मंदिर के जीर्णोद्धार, टूट फूट, उसके लिए हमेशा के लिए कर दी गई है। तो ये जमीन है जो मेरे पड़ोस में, वो क्या हो गई, प्रतिबंधित हो गई। क्या हो गई, समझ के आगे ना आपके। तो हमारे हिंदुओं में भी ऐसे होता है, ऐसे ही सेम टू सेम मुसलमानों में भी होता है कि अल्लाह को समर्पित कर देना। अब उस संपत्ति पे क्या हो जाता है, निर्बंधन लग जाता है। अब कोई उसे सेल नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब ये खुदा को समर्पित क्यों की जाती है भाई, खुदा थोड़ी आके खेती करेगा। देखिए अब इससे क्या किया जाएगा, इससे धार्मिक प्रयोजन के लिए कार्य में लाया जाता है। इस प्रॉपर्टी को किस लिए लाया जाता है, धार्मिक प्रयोजन के लिए, या कह सकते हो पवित्र, कोई पवित्र कार्य करना है। अब पवित्र क्या क्या हो सकता है, अस्पताल खुलवाना, धार्मिक प्रयोजन तो हो सकता है आपके कब्रिस्तान और मस्जिदों का निर्माण कराना, पर पवित्र कार्य क्या हो सकता है कि ऐसा कोई कार्य करना जिसे जन समूह में, जनता को लाभ मिले, पवित्र कार्य करें। जी समझ में आ गया। और क्या कह सकते हो, धार्मिक, पवित्र और आपके खैराती। अब ये बताओ क्या खैरात में आए हो, क्या खैरात साहब नाम सुना है आपने, ऐसे ही आगे क्या, खैरात का मतलब भिखारी, ठीक है, या जिसके पास कुछ नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को जिसके पास कुछ नहीं है, इस संपत्ति में से उनकी पूर्ति कराना। मुस्लिम विधि का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट मैं शुरुआत में पढ़ाया था, ये दीनों की रक्षा करता है। दीन मतलब जिसके पास कुछ नहीं है। आपने देखा हो मंदिर के आगे भिखारी बैठे रहते हैं, आप उनको खाना खिलाते हो, चंदा भी देते हैं। चंदा मतलब यानी कोई दक्षिणा देते हैं, उनको कुछ ना कुछ तो दान देते ही है। ऐसे मुस्लिम के यहाँ पे भी है, वहां पर भी दीनों की क्या कहे, हिमादत की जाती है, खातिरदारी की जाती है। तो ये जो वक्फ जमीन का जो पैसा आता है या प्रॉपर्टी होती है, इनको इन कार्यों में लगाया जाता है। आप भी तो ट्रस्ट करते हो, आदमी अपनी मंदिर के नाम जमीन कर दिया, ऐसे ही इस व्यक्ति ने किसी खुदा के लिए अगर प्रॉपर्टी दे दी है इन कार्यों के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, आगे बात समझ में, खुदा को समर्पित कर देना वक्फ कहलाता है। जी समझ में आ गया। और इस प्रॉपर्टी पे हमेशा के लिए क्या लग जाती है, रोक लग जाती है, ठीक है। और ये असीमित काल तक चला रहता है, ये चीज समझ लो। दूसरा कॉन्सेप्ट अब आपको मैंने बता दिया, एक तो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए हुआ। सार्वजनिक प्रयोजन मतलब सबके लिए, सबके लिए मतलब अब गरीब कोई भी होगा, चाहे कोटा का हो चाहे अजमेर का हो, सबको अगर वहां पे उपलब्ध है तो सबको वो किया जाएगा। अस्पताल सबके लिए होता है, तो ये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए वक्फ किया जाता है एक तो। और दूसरा किया जाता है निजी प्रयोजन के लिए। किसके लिए, प्राइवेट पर्पस के लिए।
अब प्राइवेट पर्पस का ज्यादा उपयोग है। वक्फ अधिनियम आया 1913 में, याद रखना 1913 में वक्फ अधिनियम आया। मुस्लिम जो कॉन्सेप्ट है, मुस्लिम कुरान है या उनकी हदीस है या सुन्नत है या कोई भी है, सुरभि कुछ कह रहे हो आप? अच्छा हाँ, तो 1913 से पहले केवल सार्वजनिक वक्फ को मान्यता दी गई थी, इसको दी गई थी पर सीमित अर्थों में, परंतु 1913 के अधिनियम के पश्चात निजी वक्फ ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अब ये सार्वजनिक प्रयोजन तो आपको समझ में आ गया। निजी वक्फ क्या होता है? इसे कहते हैं वक्फुल औलाद। तो औलाद से समझ में आ रहा है अपने आने वाले उत्तराधिकारियों के हितों के लिए। कोई आदमी बहुत करोड़पति बन गया, अब वो क्या करेगा? प्रॉपर्टी तो क्या है वो हो जाएगी, कहने का मतलब डिसॉल्व हो जाएगी। कोई बेच खाएगा तो वो उसको वक्फ कर देता है कि मेरी सतत, वो चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी को क्या करा जाए? होल्ड आउट करा जाए, मेरी प्रॉपर्टी को रोका जाए। तो उस प्रॉपर्टी को, टीपी में पढ़ाता हूं, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को आप रोक नहीं सकते, पढ़ा है? मैक्सिमम दोहरी संभावना तक, मैक्सिमम कितना? जीवित व्यक्ति तक, जीवित व्यक्ति के माध्यम से आपके अजन्मे तक घातक रोक सकते हैं, पर दोहरी संभावना के विरुद्ध है। और शाश्वतता के नियम के विरुद्ध है, शाश्वत काल के लिए नहीं रोक सकते। पर बेटा वक्फ उसका अपवाद है, वक्फ शाश्वत काल के लिए किया जा सकता है, हमेशा हमेशा के लिए किया जा सकता है। आप अपनी प्रॉपर्टी अनंत काल तक के लिए वक्फ कर सकते हैं, अपनी औलादों के लिए। एक पीढ़ी आएगी वो खाएगी उससे, फिर वो खत्म, उसकी नेक्स्ट पीढ़ी वो खाएगी, वो खत्म, फिर नेक्स्ट पीढ़ी, नेक्स्ट पीढ़ी, नेक्स्ट पीढ़ी। चीज समझ में आ गया? उसको कहते हैं वक्फुल औलाद। ऐसे ही अगर खुदा के लिए कर दिए तो हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी बहुत सालों पहले की गई हो और आज भी चल रही हो। चीज समझ में आ रही है? अब एक बार इस तरह से अगर कोई प्रॉपर्टी कर दी जाती है तो उसका आगे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। किसी ने एक बार वक्फुल औलाद कर दिया है तो उनका घर का खुद उत्तराधिकारी भी कोई होगा, सदस्य भी होगा, उस प्रॉपर्टी को केवल क्या उपभोग कर सकता है, उससे होने वाली आय को, उसको बेचान वसीयत नहीं करेगा। चीज समझ में आ गया? ये है प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? फिर हम देखेंगे धीरे धीरे इसके अंदर कि जो वाकिफ होता है, वाकिफ के अधिकार खत्म हो जाते हैं जैसे उसने प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया। चीज समझ में आ गया? अब वक्फ कर दिया तो अधिकार तो खत्म हो गए, अब उसको संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए, मैनेजमेंट करने वाला भी तो, सुपरविजन करने वाला भी तो होना चाहिए। उसको कहते हैं मुतवल्ली। क्या कहते हैं? मुतवल्ली। ये मुतवल्ली वो व्यक्ति होता है जो इस प्रॉपर्टी की देखरेख, संरक्षण, अधीक्षण करता है। वाकिफ खुद भी मुतवल्ली बन सकता है, ध्यान रखना। जो वक्फ कर रहा है वो भी मुतवल्ली हो सकता है, और गैर मुसलमान व्यक्ति अर्थात हम लोग मतलब नहीं, जो भी मुस्लिम नहीं है अर्थात गैर मुस्लिम, सारे आगे गैर मुस्लिम है, वो भी मुतवल्ली हो सकते हैं। पर यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, अगर खुदा को किया गया, सार्वजनिक वक्फ किया गया, ठीक है, तो वहां पर केवल मुस्लिम ही होगा। पर वक्फुल औलाद किया तो वहां पर कोई भी हो सकता है, इवन स्त्री भी। स्त्रियों को बहुत कम बनाया जाता है, स्त्रियों को पावर नहीं दी जाती, पर यहाँ मुतवल्ली के, वहां ये क्वेश्चन यही आता है, वक्फ के अंदर मुतवल्ली के अधिकार क्या है, कब उसे हटाया जा सकता है, यही क्वेश्चन बनता है। वक्फ से संबंधित तो इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर मुतवल्ली से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जी समझ में आ गया? तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया। अब हम धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करें। 2 दिन की क्लास होगी बेटा, ठीक है। पहले दिन हम क्या है, इसको पढ़ेंगे थोड़ा बहुत वक्फ के बारे में, और कल की तारीख में 1913 का अधिनियम भी पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत 1913 के अधिनियम में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, उसको पढ़ेंगे। और वक्फुल औलाद के बारे में क्या लिखा हुआ है, सबसे मेन देखो, यहाँ तो खुदा के लिए जो सार्वजनिक वक्फ किया जा रहा है वो तो सबको पता चल रहा है, पर वक्फुल औलाद की क्या सीमाएं, क्या नहीं है, कैसे किया जा सकता है, कितने तक किया जा सकता है, ये सब चीज पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। ये समझ में आ गया? तो आइए अब लिखना स्टार्ट करें, पॉइंट टू पॉइंट बनाते जाएं। क्या वक्फ का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, ये सारी चीजें हम देखते जाते हैं। कौन करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है, ये सारी चीजें देखते हैं। आइए लिखना स्टार्ट करिए। वक्फ का शाब्दिक अर्थ, वक्फ का शाब्दिक अर्थ, ये क्या रिटर्न में नहीं है इसीलिए लिखाना पड़ रहा है। देखिए
रोक, निरोध या प्रतिबंधित करना, रोक, निरोध या प्रतिबंधित करना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अर्थात समर्पित संपत्ति के स्वामित्व को, समर्पित संपत्ति के स्वामित्व, ओनरशिप को, स्वामित्व को समर्पणकर्ता से दूर करके, समर्पणकर्ता मतलब जो समर्पित कर रहा है, वक्फ कर रहा है, उससे दूर करके शक्तिशाली में, शक्तिशाली में, ये शक्तिशाली कौन है? सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है? इवन गॉड ही होता है। शक्तिशाली में निरुद्ध कर देना, निरुद्ध कर देना, शक्तिशाली में निरुद्ध कर देना वक्फ कहलाता है। ये सामान्य अर्थों में परिभाषा है कि जो आप समर्पित संपत्ति आप जो दे रहे हो, तो उससे क्या है? समर्पण करता अर्थात वाकिफ से दूर कर दिया जाता है, अर्थात वो उसका अधिकार खत्म हो गया। और किसको दे दी जाती है? शक्तिशाली व्यक्ति को दी जाती है। और शक्तिशाली व्यक्ति भी नहीं कहूंगा मैं, नहीं समझे? शक्तिशाली अर्थात खुदा को समर्पित कर दी जाती है। ठीक समझ में आई? ये है इसका, ये सामान्य अर्थ है। पर शिया और सुन्नी में अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। वहां पे कई बार ये भी डिस्कशन होता है कि शिया की आवश्यकता बताइए है, सुन्नी की आवश्यकता, पर इतना डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है, तो हम शिया के अनुसार लिख लेते हैं, तो सुन्नी के अनुसार लिख लेते हैं। ठीक है, आइए एक नाम लिखिए, अच्छा नाम है अबू यूनिस, यूसुफ, यूसुफ, अबू यूसुफ, अच्छा इतिहासकार है, विधि वेत्ता कह सकते हैं उसको, मुस्लिम विधि का। अबू यूनिस, उसने क्या कहा है? वक्फ किसी वस्तु का, लिखिए डेफिनेशन थोड़ी अच्छी है पर इसलिए लिखा रहा हूं मैं, वक्फ किसी वस्तु का। सर यूसुफ है या यूनिस है? यूसुफ, यूसुफ है। बाद में आपको एक डेफिनेशन और पढ़ाऊंगा जिसमें अबू यूनुस आएगा, हाँ उसमें भी यूसुफ ही आएगा, यूनुस नहीं है, यूसुफ, यूसुफ लिखिए इसे, अबू यूसुफ लिखिए। वक्फ कौमा किसी संपत्ति का किसी संपत्ति का या वस्तु का सर्वशक्तिमान खुदा के स्वामित्व में, सर्वशक्तिमान खुदा के स्वामित्व में इस प्रकार का निरोध है कि, इस प्रकार का निरोध है कि संस्थापक का संपत्ति संबंधी अधिकार, संस्थापक मतलब जिसने क्या है संपत्ति को दी है या फिर जो ओनर था पहले, संस्थापक का संपत्ति संबंधी अधिकार समाप्त हो जाए, राइट खत्म हो जाते हैं वाकिफ के, संस्थापक का मतलब वाकिफ जो वाक कर रहा है, अधिकार समाप्त हो जाए और उसे सर्वशक्तिशाली, और उसे सर्वशक्तिशाली खुदा को किसी ऐसे प्रयोजन के लिए अंतरित किया जाए, सर्वशक्तिशाली खुदा को किसी ऐसे प्रयोजन के लिए अंतरित की जाए। अब ये प्रयोजन आपको समझ में आ रहा है क्या होता है? अंतरित की जाए जिसके द्वारा उससे होने वाली आय, जिसके द्वारा उससे होने वाली आय को सृष्टि के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए विनियोजित, विनियोजित मतलब रेगुलर, विनियोजित किया जा सके, विनियोजित किया जा सके। तो इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है, अगर इसका 3 पॉइंट बनाना चाहोगे ना, तो आप अपनी संपत्ति को किसी सर्वमान व्यक्ति या खुदा के समर्पित कर देते हैं, पहला पॉइंट ये बनता है। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि यहाँ पर उस व्यक्ति के अधिकार क्या हो जाते हैं उस प्रॉपर्टी में,
समाप्त हो जाते हैं। और तीसरा उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है धार्मिक प्रयोजन के लिए, अर्थात ऐसे प्रयोजन के लिए जो सृष्टि के कल्याण के लिए। इसमें 3 अंडरलाइन कर लीजिए, 3 प्रयोग, 3 लाइन। सर्वशक्तिमान खुदा, व्यक्ति के अधिकारों का खत्म होना, ठीक है, ऐसे चीजें का समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि शिया विधि अलग बताता है कि और भी कहीं वो है, ठीक है, इसीलिए क्या है, ये सुन्नी विधि के संदर्भ में, ठीक है। आइए अब शिया विधि के अनुसार, शिया विचारधारा के अनुसार लिखिए, क्या है? वक्फ एक ऐसी संविदा है, वक्फ एक ऐसा संविदा है, ये कॉन्टेक्ट है, एक संविदा है जिसका फल या प्रभाव ये होता है, जिसका फल या प्रभाव ये होता है, या प्रभाव ये होता है कि संपत्ति प्रतिबंधित हो जाती है, संपत्ति प्रतिबंधित हो जाती है और उसका फलोपभोग, और उसका फलोपभोग, फलोपभोग मतलब यानी उससे होने वाली आय, संपत्ति से कोई ना कोई तो आय होगी, उससे कुछ ना कुछ तो फल निकलेगा। सर एक बार रिपीट कर दो, उसका फलोपभोग कैसे लिखते हैं? फलोपभोग, फलोपभोग, उपभोग, अगर संधि विच्छेद करें तो, ठीक है। फलोपभोग आबद्ध हो जाता है, या आबद्ध को फ्री करना। देखो प्रॉपर्टी तो क्या है, बन जाती है, और उससे होने वाली आय नहीं बनती है, वो यूज होती है, वो सभी के लिए यूज होती है। ठीक समझ में आ गया? खैराती, धार्मिक, पूर्त नियोजन के लिए यूज होती है। आबद्ध हो जाती है अर्थात फ्री रह जाती है। कौन सा रह गया? और यही मानवता के कल्याण के लिए यूज होती है ये चीज, जो उसका उपभोग होगा, फल आएगा, जो भी निकलेगा उसमें से। जैसे किसी भूमि पर रेंट आ रहा है या फिर कुछ आ रहा है, वो जो वटेवर जो भी चीज हो रही है, ये समझ में आ रही? अब बड़ी बड़ी दशा है, इतनी सारी भूमि का इतना सारा हो जानी चाहिए थी, पर कुछ आदमी उसको लेके बैठे हैं और धीरे 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 कभी 1 बीघा, कभी 2 बीघा, कभी कितना, कभी कितना, उसको सेल करते जा रहे हैं। नहीं तो उस प्रॉपर्टी पे आप अगर देखो, आपने देखा होगा, आजकल देखा होगा, मंदिर के पास में ही एक धर्मशाला बन रही है, समझ में आ रही है? और उस धर्मशाला में लोग रहने आते हैं, और रहने आएंगे तो रेंट भी देंगे, और रेंट देंगे तो उससे इनकम होगी, तो मंदिर में यूज भी हो सकती है और ज्यादा वो हो गई। मैं आपको यहीं पे बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट और है, साइप्रस का सिद्धांत। पढ़ा है आपने? कई बार बताया मैंने साइप्रस का सिद्धांत। जब उस वक्फ की गई, जो आपने प्रॉपर्टी वक्फ करी थी, और उसका प्रयोजन पूरा हो जाता है, ये मैं उसमें सीपी से ही पढ़ाता हूँ। हाँ बिल्कुल, आई सही कह रही है। जब उसका वक्फ जिस उद्देश्य के लिए किया और वो उद्देश्य पूरा हो गया, मैंने एक स्कूल खोलने के लिए जमीन दी और 10 लाख रुपए दिए, स्कूल भी बन गया और जमीन भी हो गई है, आइए कुछ पैसा बच गया, तो उससे जो निकट उद्देश्य होंगे उनके लिए वो राशि खर्च की जाएगी, वापस कभी नहीं जाती है कि सर आपका ये पैसा बचा आप रख लो, या प्रॉपर्टी इतनी आपने ज्यादा दे दी आप रख लो, नहीं, उसको अन्य प्रयोजन के लिए यूज किया जाता है। कौन समझ में आ गया? पर अभी भारत के अंदर कुछ लोग गंभीर हो जाते हैं ना, इनको बहुत प्रॉपर्टी दे दी है हमारी यूपीए सरकार, अर्थात जो कांग्रेस सरकार है, उसने इतनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की है, क्योंकि यहाँ पर 3 ही बात रखी थी, महिलाओं का, नहीं समझे, और आपके एसटी का और माइनॉरिटीज का विशेष ध्यान रखा जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन इसका विशेष ध्यान रखता है, स्पेशल आर्टिकल्स बना रखे हैं। और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने यही बात करी थी कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर इनके अधिकार नहीं छीनने चाहिए तीनों के, महिला, एसटी एससी और ओबीसी, जो माइनॉरिटीज में है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला ठीक है मैं इसके लिए कार्य करूंगा, और ये जो आप मुस्लिम को कांग्रेस ने बढ़ाया, ये उस
उस कह सकते हैं उस जो उन्होंने कसम खाई थी कि हम इनके साथ कुछ नहीं होने देंगे, ये तो विश्वास करिए अगर उनके विरुद्ध होते तो ये कब के खत्म हो गए होते आज तक। पर क्योंकि हमें देखो, हम भारत में रहते हैं, अब जो भी हिस्सा हमारे पास आ गया वो हमारा है। ठीक समझ में आ गया। अब आपको क्या है, ऐसे मैं अगर लड़ूंगा तो हिंदू मुस्लिम कर सकता हूँ, पर सरकार को नहीं करना चाहिए का, नहीं समझे। सरकार सबका प्रतिनिधित्व करती है, ना कि एक सिंगल आदमी का या सिंगल संगठन। सरकार को चाहिए कि मेरे सारे दोस्त हैं, सभी मेरे वो है, सबके मिलकर मैंने बताया। अब आप ये बोलोगे कि मुस्लिम हो रहे तो मेरे को वोट नहीं दिया, तो ये तो गलत कर रहे हो आप पार्टीशन खुद कर रहे हो। तो इस तरह की अच्छी सरकार को ये वाक्य नहीं बोलने चाहिए, और ये धारणा सोसाइटी में फैल रही है, तो ये गलत धारणा फैल रही है, इसे रोकना चाहिए। क्योंकि आप तो सरकार में कल हो और कब नहीं हो। इसी टाइम पे आपके 2 वो सीटें आई थी, आज भगवान की दुआ से लोगों की उससे सहयोग से आप कितनी आ गई। पर बेटा ये कहते हैं ना कि फर्श और अर्श का जमीन नाता बहुत तगड़ा है, कभी आप फर्श पे होते और कभी आप अर्श पे होते, ठीक है, कभी अर्श पे होते कभी फर्श पे होते, ये है। तो सोसाइटी को ऐसा नहीं करनी चाहिए। तो उस जमाने में इतनी सारी वक्त की क्या है प्रॉपर्टी दी गई थी इनको, पर इन्होंने अच्छा यूज नहीं किया। मैं लिख के कह रहा हूँ, आज भी आप पुरानी गलियों में जाओगे, मुस्लिम भाई कैसे रह रहे हैं, वो अपना जीवन यापन खुद कर रहे हैं। वैसे मैंने आपने पढ़ाया था, मेहर की राशि का भुगतान कौन करेगा, वक्फ करेगा। कोई मृत्यु हो जाती है, वो अगर कुछ भी सारे काम वही करती है बेटा। मैं तो इवन इतना भी देखा है, अगर मुस्लिम भाई की अगर डेथ हो जाती है, देखो कितनी बड़ी बात है, तो वो हर महीने उसके घर से कुछ सर्टेन अमाउंट जमा होता है। आपके तो जमा नहीं होता है, मैं सही कह रहा हूँ, आपके घर से नहीं जाता है चंदा कि हर महीने चंदा देना है, उनके जाता है। उसको कहते हैं हमारे जैसे एक वो बोला जाता, मैंने आपको बताया भी था, जकात। वेरी गुड, अच्छा, बहुत अच्छा। जकात वो उसको संदाय करते हैं, और जब किसी की मौत हो जाती है तो 40वां करते हैं, और 40वें में कितने सारे लोग आते हैं। एक हो सकता है मुस्लिम भाई इतना नहीं से वो कर पाए, तो वहां पर वो उसका मस्जिद और जो वक्त का जो वो है पैसा वहां से फिर आता है, और वो खाना पीना और जो भी व्यवस्था कराता है। इवन कफन के भी पैसे नहीं होते। आप जाइए, कोई मर गया तो आपको लकड़ी भी खुद ही खरीदनी, सब कुछ ही खर्च करना है। हिंदू उसमें कोई नहीं कहेगा कि लाओ मैं पैसा दूं। हाँ, अगर आगे आते ठीक है ये हो गए, पर ऐसा कोई न्यास ट्रस्ट तो नहीं बना है, पर उनके ये काम होते हैं सारे के सारे। तो वक्त ने ये काम जरूर किए, पर उनकी उन्नति के लिए कार्य, अच्छे स्कूल कॉलेजेस खोलने के कार्य नहीं किए। उन्होंने केवल मदरसों पे ध्यान दिया है, बेसिक शिक्षा पे ध्यान दिया है, धार्मिक शिक्षा पे ध्यान दिया है, उन्नति की शिक्षा पे उन्होंने कर दिया। तो मैं तो हमेशा यही कहूंगा, और ये जो मेरा अगर व्यू जानना चाहेंगे कि सर इस तरह की कार्रवाई जो ये कर रहे हैं क्या करनी जायज है, अर्थात एक अमेंडमेंट करके वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर देना, या उसकी पकड़ जो उनकी अंदरूनी जानकारी है किसी IAS या किसी उच्च अधिकारी को उसको रिपोर्ट करना, ये क्या जायज है। अमेंडमेंट यही तो है कि वफ अपनी सारी जानकारी क्या निजी रखता था आज तक, कि किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे, कहाँ पैसा खर्च हो रहा नहीं हो रहा, ये नहीं बता रहे थे। पर अब उसको क्या है, एक तरह से ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक अमेंडमेंट किया कि इसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो कलेक्टर लेवल का होगा, कि वो कुछ भी जानकारी मांग सकता है, कुछ भी जानकारी ले सकता है। अगर कोई अवैध तरीके से अगर कोई ट्रांसफर कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वो उसको रोक भी सकता है। तो कुछ पावर्स दे रहे थे अमेंडमेंट के माध्यम से। अब ये मुस्लिम भाई है उसका विरोध कर रहे हैं। देखो, हम अगर सही है और ये चीजें हमें अच्छी लग रही है, नहीं समझे, तो ये आपको विरोध करने का कोई राइट नहीं, क्योंकि सारी गवर्नमेंट, चलो भारत सरकार बीजेपी ने नहीं दी, पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने दी है। और मैं हमेशा ही पढ़ाता हूँ आपको, क्योंकि देखो गवर्नमेंट डायरेक्टली तो इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा को समर्पित हुई है और कहीं कोई जा ही नहीं सकती, तो इसीलिए डायरेक्ट तो वो कब्जा नहीं करती है, इनडायरेक्टली करना चाहती है कि आप इनडायरेक्टली अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इससे फंड इकट्ठा हो रहा है, कहीं असामाजिक तत्वों को आप देना चाहते हो, इतना दंगा हो रहा है भारत के अंदर, उसके अंदर पत्थरबाजी के लिए पैसा कहां से आ रहा है। वैसे तुम्हारे पास रोटी खाने के लिए नहीं है, बुरा मत मानना कि उनके पास में आय के स्रोत बहुत कम है, लिमिटेड होते हैं, 15-20 हजार रुपए डसे नहीं। पर बेटा आप इतना पैसा कहां से लेके आ रहे हो, कहां पर आपको फ्री हो, कहां पर आपको दंगे के लिए एकदम जुट हो रहे हो, तो कोई ना कोई बहुत बड़ा संगठन लगा हुआ है आपके पीछे। और संगठन का पैसा कहां से आता है, खरीद फ्री में तो कोई नहीं आ रहा। मैं डेली 500-1000 रुपए कमाता हूँ और मैं 5 दिन बैठूंगा नहीं घर पे, क्योंकि मुझे मालूम मेरे घर की बच्चों की हालत खराब है, 1 नहीं है 2 नहीं है 5-5 6 बच्चे हैं, तो कोई ना कोई तो फंडिंग कर रहा है। तो उसको इनडायरेक्टली रोकने के लिए प्रयास किया गया था। अब ये उसका विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं,
ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। बल्कि ये है कि अगर आप सच्चे हो तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पर क्योंकि बड़े बड़े इमाम जो होते हैं ना, जो इनको, या मुतवल्ली मैंने बताया, मुतवल्ली तो छोटा सा आदमी है, मेरा अभी बताऊं, प्रॉपर्टी पे बस वो देख रेख कर सकता है, पर इमाम जो धर्म का जो सबसे बड़ा सदगुरु होता है, हमारे होते हैं ना शंकराचार्य, वो आदेश देते ही वो हाथ जोड़ के लो सर, ले लो। चीज समझ में आ रही है? अभी आपके जो ओवैसी जी है, पूरा हैदराबाद की वक्फ प्रॉपर्टी के मालिक बने हुए हैं इतनी सारी, पर वो बड़ा चाह कहते हैं मैंने स्कूल खोल दिया, ये खोल दिया। अरे तो छोटी सी बात है, और भी तो प्रॉपर्टी है। कपिल सिब्बल ने एक बात बोली थी, पर ठीक है वो अपना विरोध कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी सरकार की, कांग्रेस तो प्रतिरोध करेगी, पर ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई इलीगली उसमें पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर उससे इनकम जनरेट हो रही है, वो हमें उसका जानने का राइट है, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने का तो राइट है। नहीं तो तुम अपनी सरकार चला रहे हो और कल की तारीख में इतने सारे कुछ कार्य का हो गया तो हम कम जवाब देंगे। हमारे को देश की रक्षा के लिए ऐसे कार्यों में भी होना चाहिए। अब एक आदमी ने, अब थोड़ा सा डिफरेंस जाऊंगा, एक आदमी ने ये बोल दिया कि आपकी आरएसएस भी तो वही करती है, तो वहां पर बीजेपी चुप हो गई। वहां पर क्यों? देखो मैं आपको बताऊं, ये कांग्रेस की भी गलती है, सरकार बीजेपी की गलती है। हमेशा दोनों पक्षों को देना चाहिए। उन्होंने वक्त की तरफ ध्यान दे दिया। 55,000 आरएसएस के केंद्र है। ध्यान देना आपका माइंडसेट। मैं आपसे कहता हूं ना, अभी मैं बीजेपी की तारीफ भी कर रहा हूं तो बीजेपी की बुराई भी करता हूं। हमेशा दिल्ली में एक बात बोली गई है और आपको ध्यान रखना चाहिए, जो सरकार में, जो उस वक्त वर्तमान में सरकार होती है, हमेशा बेटा उसका प्रतिरोध करना चाहिए, नहीं तो वो सर पे बैठ जाएगी। आपने उसके खिलाफ में ताली बजाई तो वो आपको भागता रहेगा कि ठीक है ये तो जनता है, मेरे हिसाब से चलती रहती है। हमेशा जनता को उसको दिखाना चाहिए कि आप तो मेरे क्या है, सेवक हो, राजा मैं हूं। पर यहाँ पर माला लेके कौन खड़ा है? राजा खड़ा है। राजा कभी माला पहनाता है क्या? आदमी, जनता अपनी पावर भूल गई है। हमेशा विरोध करना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। भाई मेरा काम हो, मेरा इस बात के लिए बनाया गया, तुम चलो मैंने वोट ना भी दिया हो तो भी तुम्हारी कर्तव्य है ये समझ में आ गया? 55,000 आरएसएस के कैंप है, यानी केंद्र है। और आपके क्या है, केंद्र में कम से कम आरएसएस के कम से कम नहीं तो एक जिले में ही देखा जाए तो ज्यादा बड़ी बात नहीं हो, 5,000 लोग आराम से होंगे। तो पूरे भारत में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कैंप है, इनका फंडिंग कहां से आता है सर? हाँ कौन बोल? चंदन जी। मैं 5:46 होगी सर, क्लास ही खत्म हो जाएगी सर। रिक्वेस्ट है, ये बात खत्म कर रहे हैं हम। माना कीजिए सर। आपकी बात रहेंगे नहीं, पर आप तो चंदन जी, आप क्या है, आप इस फील्ड में रह चुके हो, पर कई बार क्या है, ये मेरा कर्तव्य बनता है, एज ए टीचर मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको वास्तविकता से रूबरू कराएं। और मेरी क्लास का एक उद्देश्य है, आपको विधि पढ़ाना नहीं है, विधि का ऑब्जर्वेशन कराना है, सोच को डेवलप करना है। नहीं समझे आप? तो मैं आपको उस मुद्दे पर ले जा रहा हूँ, ठीक है? मैं आपसे वो नहीं करूंगा जी सर। मैं रिक्वेस्ट कि हम कितना भी समझा ले, जिसको धक्के खाने होंगे वो खा लेगा ना सर। नहीं बेटा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको एक बात बोलूं, आप अपना कर्तव्य मत भूलिए। आपका जो कर्तव्य है ना, आप अपने कर्तव्य को फॉलो करिए। एक कहानी की एक 2 मिनट में बताता हूँ। एक साधु से पूछा जाता है कि आप इतने हजारों लोगों को, प्रशंसकों को, अपने श्रोताओं को आप डेली की डेली रामायण गाथा बता रहे हैं, उनके अंदर अच्छी बातें बता रहे हैं, पर ये औरतें तो घर जाके वही लड़ती है। क्या सीख मिल रहा है इनको? और आप निरंतर इस कार्य से कंटिन्यू करते जा रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में इतने सारे लोग हैं। तो उन्होंने एक बात बोली थी, मुझे इन हजारों को नहीं समझाना, मुझे एक को समझाना है जो उस चीज को आगे बढ़ाए। पूरी जिंदगी में एक तो मिलेगा, अपनी जिंदगी में कोई नहीं मिले। मैं नहीं चाहता असंख्य संख्या हो, पर एक व्यक्ति उसको, मेरे मुहिम को आगे बढ़ाए, ताकि वो कंटिन्यू बात चलती है। नहीं समझे? मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको पूरी तरह से ज्ञानी बना देना है। मेरा उद्देश्य ये है, ये जो बातें हैं ये आजकल खत्म हो गई है। नहीं समझे? आपको अभी ज्ञान देने वाला ना आपके दादाजी बैठे और ना ही आपके पिताजी ऐसे बात करते हैं। आपके दोस्त या मीडिया ने जो कह दिया वो आप फॉलो करते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन आप नहीं करते। समझ में आ गया? और टीचर का उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं होता है, टीचर का उद्देश्य होता है, दिलीप जी ने बोला है कि आपको उसको संबंध बनाना होगा। संबंध बनाना होगा मतलब उसके साथ कनेक्टिविटी करनी होगी आपको, और आपको उसकी ऑब्जर्वेशन बढ़ानी है। पढ़ने को तो यूट्यूब पे इतना सारा मैटर पड़ा है, मुस्लिम लोग खोलिए पूरा पता चल जाए। वो फैक्ट बताइए, आप एआई जनरेशन में जाइए, सारा खोल के रख देगा पूरा चिट्ठा विट्ठा। नहीं समझे? तो ज्ञान तो बड़ा पड़ा है।
पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हम हमको 2 दिन बाद, कुछ सालों बाद हमें टीचर्स को भी कोई नहीं पूछने वाला, पर उन्हीं टीचरों को पूछा जाएगा जो एक तो बच्चों से बॉन्डिंग रखते हैं और उनका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाते हैं, सोचने की क्षमता बढ़ाते हैं। रटाने वाला टीचर कभी भविष्य में सक्सेस नहीं होगा। भविष्य को देखते हुए भी पढ़ाना पड़ता है। तो मेरा तो केवल यही उद्देश्य था, कुछ गतिविधियां हो रही है वो बता देना, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। थैंक यू चंदन जी। चलिए, तो आपने देखा शिया विधि का क्या विचार है। आइए अब एक वक्फ अधिनियम है 1913, उसके अनुसार क्या परिभाषा दे रखी है। तो आइए लिखिए, धारा 2 1913 अधिनियम, वक्फ अधिनियम 1913 धारा 2 के अनुसार वक्फ का तात्पर्य इस्लाम धर्म में निष्ठा प्रकट करने वाले, इस्लाम धर्म में निष्ठा प्रकट करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति का, किसी व्यक्ति, अब ये किसी व्यक्ति में बेटा हिंदू भी, कपिल सिब्बल ने यही बात की थी कि हिंदू भी वक्फ कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ये नहीं कि मुस्लिम ही वक्फ करेंगे, हिंदू व्यक्ति भी, कोई भी व्यक्ति चाहे गैर मुस्लिम हो, वो भी क्या अपनी प्रॉपर्टी क्या कर सकता है, वक्फ कर सकता है। तो ये किसी व्यक्ति को ब्रॉड नजरिए से देखना, किसी व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति का मुस्लिम विधि के अंतर्गत, मुस्लिम विधि के, आपने वक्फ कर दिए तो उसको कैसे डील किया जाएगा, वो मुस्लिम विधि के अंदर डील किया जाएगा। मुस्लिम विधि के अंतर्गत धार्मिक पवित्र या खैराती समझे जाने वाले प्रयोजन के लिए स्थायी समर्पण है। अब देखो यहां बताया है स्थायी समर्पण, हमेशा के लिए ही आप क्या कर देते हो, उसको समर्पित कर देते हो। जी सर, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन, मुझे सबसे अच्छी डेफिनेशन जो लगी है वो यही है, सटीक अर्थों में सारी चीजें बता दी। तो इसके क्या आवश्यक अर्थ निकलते हैं अब तक जो हमने परिभाषाएं पढ़ी है। तो लिखिए वक्फ के अनिवार्य तत्व, वक्फ के अनिवार्य तत्व। अब आपको पता चल जाएगा कि वक्फ होता क्या है। अब आपको इन सारी डेफिनेशन से हम रस निकाल के इनके सारा कंक्लूजन निकालते हैं। तो 4 पॉइंट निकल के आते हैं। पहला लिखिए संपत्ति का स्थायी समर्पण, पहला लिखिए संपत्ति का स्थायी समर्पण। दूसरा लिखिए इस्लाम धर्म में निष्ठा करने वाले व्यक्ति द्वारा। अब शब्द ये लिखा है, इस्लाम धर्म को मानने वाला नहीं, निष्ठा तो मेरी हो सकती है, इस्लाम धर्म में भी हो सकती है और मुस्लिम धर्म में भी हो सकती है और ईसाई धर्म में भी हो सकती है और सिख में भी हो सकती है। जी समझ में आ गया। यहाँ इस्लाम धर्म में जो निष्ठा, अपनी निष्ठा मतलब यानी उसको एक तरह से बोलता है कि नहीं यार बढ़िया है, इस्लाम धर्म की ये बात अच्छी है, तो कोई निष्ठा रख सकता है। यहाँ ये नहीं लिखा है इस्लाम धर्म को पालन करने वाला। तो या मुस्लिम विधि द्वारा ही वक्फ नहीं किया जा सकता, जो भी उसमें निष्ठा प्रकट करता है उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, वक्फ किया जाता है। तो लिखिए इस्लाम धर्म में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति द्वारा। और तीसरा लिखिए धार्मिक पवित्र व खैराती समझे जाने वाले प्रयोजनों द्वारा, प्रयोजनों के लिए, धार्मिक पवित्र या खैराती प्रयोजनों के लिए, ये लिख लीजिए पर्पस पे। अब जो सार्वजनिक वक्फ, ये बात ध्यान रखिए, ये जो सार्वजनिक वक्फ बनाया जाता है ना, यानी खुदा के लिए जो समर्पित की जाती है, अब वो जरूरी नहीं है कि वो अस्पताल खुलवाए तो उसमें क्या है ऐसा नाम रखे जो सभी के लिए हो। वो ऑब्वियसली उसकी हेडिंग जो अस्पताल का नाम होगा वो मुस्लिम नाम होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी धार्मिक प्रयोजन किए जाएंगे, अस्पताल, स्कूल, मदरसे या कुछ भी खोलना है, वो मुस्लिम किए जाएंगे, मुस्लिम के नाम से किए जाएंगे। भले ही वो सार्वजनिक है, सबके लिए है, हॉस्पिटल सबके लिए होगा, परंतु उसका जो नामकरण होगा वो मुस्लिम विधि के अंतर्गत होगा। मेरी बात समझ में आ गया। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन किसके अनुसार होंगे, एक छोटा सा एक्ट बनता है, उनके भी गाइडलाइंस बनती है, ठीक है। अगर मैं स्कूल बोलता हूँ तो उसकी भी गाइडलाइन होगी, हर कोई अपना जो बड़ी इंस्टीट्यूट बनाता है उसकी भी एक गाइडलाइन होती है। तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत ऐसा खैराती कार्य हो जाएगा, पवित्र कार्य होगा,
और आपके धार्मिक कार्य होंगे। मेरी बात समझ में आ गया? अब आप बोल दो कि मंदिर बनवा देगा बाप, तो नहीं होगा। हाँ, वो मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा ये बना सकता है, ये धार्मिक कार्य। आई बात समझ में? तो वक्फ का प्रयोजन देखो, कोई भी वक्फ तो कोई भी कर सकता है, पर उसका यूज केवल और केवल धार्मिक उद्देश्य अर्थात इस्लाम की प्रगति, इस्लाम की वृद्धि के लिए किया जाता है। ये समझो आप। मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? इस्लाम की वृद्धि करना। ये है। अगर वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाता है तो नाम किसका होगा? इस्लाम धर्म का होगा। इलाज सबका हो रहा है तो नाम तो हुआ ना। ये है। कोई सराय बना देता है, सराय मतलब यानी कहने का मतलब किसी ने क्या है, जैसे आश्रम बना देते हैं ना आज की तारीख में, या कोई ठहर सकता है। सराय क्या होता है कि किसी शहर में रुकने का स्थान, उसे कहते हैं सराय। तो वो रुकने का स्थान बना दिया उसने। ये समझ में आ गया? हमारे यहाँ क्या कहते हैं उसको? नहीं, क्या कहते हैं हमारे यहाँ? उर्दू में शब्द है सर मुसाफिर खाना। मुसाफिर खाना भी मुस्लिम शब्द है, पर हमारे यहाँ क्या कहते हैं? बताओ बताओ फटाफट, नाम निकल रहा है, शब्द निकल रहा है। अरे बहुत अच्छा सर, धर्मशाला। धर्मशाला, ठीक है, हमारे धर्मशाला। और उनके क्या? मुसाफिर खाना या सराय। हाँ, ये बात ये है, ध्यान रखें कि मेरे गांव का नाम भी सराय है। आगरा के जस्ट 1-2 किलोमीटर पहले सराय गांव पड़ता है, जस्ट जहां पर एयर स्पेस है। आगरा का जो बहुत बड़ा आर्मी है आगरा की। हेलो, ये क्या हो गया यार? अरे चंदन जी, जी ये क्या सर दिख रहे हैं क्या आपको? एक्चुअली क्या कॉल आता है ना तब डिस्कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो वो जो भी है वो अटेंड करके वापस आ जाएंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, वो एकदम नेट चले जाता है इसका। ठीक है, एकदम नेट फुल हो जाता है। आइए आगे लिखिए। आपने लिखिए, और चौथा लिखना, लिखिए आप चौथा पॉइंट, अप्रतिबंधित। अप्रतिबंधित, अप्रतिबंधित होना चाहिए, यानी कोई इस पे सीमा बीमा नहीं होनी चाहिए कि ये 10 साल के लिए, 100 साल के लिए, इतने साल के लिए। वो हमेशा के लिए होता है। ठीक है, ये अप्रतिबंधित होता है, अर्थात इस पे कोई रोक नहीं लगा सकता कि ये इतने समय के लिए होगा। ठीक है, समय सीमा में नहीं बांध सकते आप। तो आइए अब पहले वाले को समझते हैं। पहला वाला क्या करता है? स्थायी समर्पण। पहला टॉपिक डालिए, स्थायी समर्पण। यानी आप जो प्रॉपर्टी दूसरे को दे रहे हो, यानी वक्फ को कर रहे हो, तो वहां पर आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं कि उससे खुद ही प्राप्त करना है या खुद उससे बाद में आपको ले लेने का उद्देश्य होना चाहिए। एक बार प्रॉपर्टी दे दी तो दे दी, ये होता है स्थायी समर्पण। ठीक है, ये कैसे हो सकता है? लिखित और मौखिक भी हो सकता है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट लिख लो। ठीक है, ये स्थायी समर्पण होता है। समर्पण की क्रिया के साथ में आपको घोषणा करनी पड़ती है कि मैं ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा हूं। स्थायी समर्पण के लिए आपको क्या करनी होती है? घोषणा घोषणा करनी होती है, और ये घोषणा मौखिक व लिखित दोनों की जा सकती है। ठीक है,
केस का नाम लिखिए, इस्माइल, लिखिए मोहम्मद इस्माइल वर्सेस ठाकुर साबिर। मोहम्मद इस्माइल वर्सेस ठाकुर साबिर। इस केस में क्या डिक्लेयर किया? इस केस में यही डिक्लेयर किया कि स्थायी समर्पण क्या है। इसको एक्सप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट ने। लिखिए, स्थायी समर्पण से तात्पर्य है कि एक बार वक्फ का सृजन हो जाने के पश्चात, एक बार वक्फ का सृजन होने के पश्चात इसे खंडित नहीं किया जा सकता। वो सुना है ना, रिवोकेशन। एक बार वक्फ का सृजन होने के पश्चात उसका इसे खंडित नहीं किया जा सकता। यदि एक बार संपत्ति वक्फ हो गई है, यदि एक बार संपत्ति वक्फ हो गई है तो सदैव ही वक्फ रहेगी, तो सदैव ही, जब तक सूरज चांद रहेगा ये जमीन रहेगी। सर ये ठाकुर कौन से थे? अब ये इस्माइल वर्सेस ठाकुर साबिर अली। बहुत सारे हिंदूज क्या कन्वर्ट हो गए थे बेटा, तो उन्होंने ये ठाकुर लगाना नहीं छोड़ा है। आप ठीक है, राजस्थान में बहुत सारे, आप अगर इधर जाएंगे, आप रेगिस्तान साइड में, बीकानेर साइड में, वो पहनावा खान पीन सब हिंदुओं का है, पर लगाते हैं वो क्या, उसमें जो आपको याद है, अपने जो संगीतकार आते हैं, कई बार आपने इंडियन आइडल्स में ज्यादा राग लगाते हैं, और जो वो जो पुराने कल्चरल जो संगीत होते हैं उनके नाम पढ़ना आप, या फिर उनके नाम जानने की कोशिश करना, वो सारे मुस्लिम है, पर वो कन्वर्ट हुए, वो हिंदुओं से क्या हुए, कन्वर्ट हुए। चीज समझ में आ गया आपको? ये तो कई बार ऐसे ले लेते हैं, ठाकुर ठाकुर लगा लेते हैं। होगा कोई ठाकुर राजस्थानी होगा ये ज्यादातर राजस्थान में ठाकुर लोग, राजपूत लोग ज्यादा है, मारवाड़ लोग। चलिए आगे चलते हैं। तो इसे क्या कहते हैं कि सदैव वक्फ ही रहेगी। आइए, इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि स्थायी समर्पण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि समर्पण पूर्ण और बिना शर्त होना चाहिए। ये और कंडीशन है कि आप कुछ उस पर क्या टर्म्स एंड कंडीशन लगा दो, ये पूर्ण तरीके से होना चाहिए और बिना शर्त के होना चाहिए, तभी वो वक्त को क्या है, स्थायी समर्पण माना जाए। कोई भी कंडीशन इंपोज नहीं की जा सकती, अर्थात सशर्त वक्त नहीं कर सकते आप, और एब्सोल्यूट करना होता है, पार्टली नहीं कर सकते कि मैं इसमें से इतना, मैं जब चाहे ले लूं, जब चाहे कर लूं, ऐसे। तो स्थायी समर्पण आ गया आपको समझ में। आइए एक और बात लिख लीजिए इसके अंदर स्टार बना के। पहला लिख लिया आपने मौखिक और लिखित वाला, दूसरा इस तरह आपने परिभाषा लिख ली। आइए एक चीज और लिख लीजिए, किसी भी चल या अचल संपत्ति, मूर्त या अमूर्त संपत्ति, किसी का भी समर्पण किया जा सकता है। ठीक है ना, संपत्ति का समर्पण। तो यार संपत्ति अर्थात विषय वस्तु को समझाए कि किसका वक्फ कर सकते हो आप, तो जमीन का ही नहीं आप कर सकते वक्फ, कोई भी चल